देखते हैं कि ब्रिटिश संसद क्या संप्रभु है और उसकी संप्रभुता के क्या मायने हैं, संप्रभुता से क्या तात्पर्य है और हाल ही में उसकी संप्रभुता पर क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं। संप्रभुता से तात्पर्य है, प्रभुसत्ता से तात्पर्य होता है कि जो एक तरीके से किसी अन्य की आज्ञा मानने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं होता, यानी अन्य किसी की वह आज्ञा नहीं मानता और उसके अधीन सभी उसी की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी वह सभी को आदेश देने की शक्ति रखता है। यह संप्रभुता का अर्थ है वो हम राष्ट्र राज्य के अर्थ में लेते हैं। राष्ट्र राज्य की जो अनिवार्य विशेषता है एक 4 में से वह विशेषता है प्रभुसत्ता संप्रभुता की। लेकिन संसद की संप्रभुता से कहने का तात्पर्य यह है कि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उस पर विद इन स्टेट, राज्य के अंदर किसी का कंट्रोल नहीं है, वह किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। क्या ऐसा है? सबसे पहले महत्वपूर्ण कथन से शुरुआत करते हैं। डाइसी ने कहा, वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था अर्थात ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था इसे माना है डाइसी ने। डाइसी ने आगे कहा कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। डाइसी ने इसकी प्रभुसत्ता के लिए जो एनालॉजी प्रस्तुत की है वह है कि शिशु को प्रौढ़, यानी जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है उसे ही कर सकती है, यानी वह कानूनी रूप से संप्रभु है, कुछ भी कर सकती है। इवन वह नेचुरल जस्टिस जैसे सिद्धांत के विरुद्ध भी जा सकती है। डी लोमे का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है जो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को दिखाता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। कहने का तात्पर्य जो कुछ संभव है, जो कुछ प्राकृतिक है वह सब कुछ कर सकती है, यानी वैधानिक रूप से वह संप्रभु है। अब देखते हैं कि संसद की संप्रभु है उसके क्या तात्पर्य है। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई चीज़ की डेफिनेशन, सकारात्मक डेफिनेशन से तात्पर्य होता है कि किन्हीं तत्वों को होना या किन्हीं विशेषताओं के होने से जो परिभाषा बनती है वह पॉजिटिव डेफिनेशन होती है। नकारात्मक होता है कि यह चीज़ नहीं है, इसे डेफिनेशन को नेगेटिव डेफिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी अर्थ में देखते हैं कि संसद सर्वोच्च है, तो पॉजिटिव से तात्पर्य है कि वह ऐसा क्या कर सकती है कि जिसे हम संप्रभु कहें। तो संसद कोई ऐसी विधि नहीं है या ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर संसद कानून नहीं बना सकती होगी, यानी सभी कानून संसद बना सकती है, इवन ऑल सब्जेक्ट संसद कवर कर सकती है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि संसद की शक्तियां इतनी ज़्यादा विस्तृत हैं कि वह संप्रभु है। दूसरा है, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, यानी संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, सर्वोच्चता है संसद की सर्वोच्चता। जब संसद संविधान में मनचाहा परिवर्तन कर सकती है, इसका मतलब संसद की सर्वोच्चता है, और वह भी सामान्य विधि से संशोधन कर सकती है। कोई विशेष कानून या विशेष विधि की अपनाने की जरूरत नहीं है। इसको दूसरे अर्थ में देखते हैं कि जैसे भारत में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि संसद संविधान में मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकती,
संसद संविधान को उसी सीमा तक बदल सकती है बशर्ते उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन ना हो। जबकि ब्रिटेन में ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह संविधान में कैसा भी परिवर्तन कर सकती है, इवन वह शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। यानी कुछ भी ऐसा मूलभूत नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता हो संविधान में, तो वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, न कि संविधान की सर्वोच्चता। तो संसद संप्रभु है, इसका पॉजिटिव अर्थ है कि वह सारे कानून बना सकती है, सारे विषयों पर कानून बना सकती है और उसके कानूनों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नकारात्मक अर्थ में संप्रभु होने से तात्पर्य है कि संसद की विधियों को अवैध घोषित नहीं कर सकता न्यायालय। ये जो संसद की विधियों को अवैध घोषित करना जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरीक्षण। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वह यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका अर्थ है कि कोई भी संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून न्यायालय इस आधार पर अवैध घोषित कर देते हैं कि यह संविधान के अगेंस्ट है, यह संविधान के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ ब्रिटेन के संदर्भ में क्या है, क्योंकि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है ही नहीं, यहाँ संसद की सर्वोच्चता है, संसद संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, इसलिए वहाँ के न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है सम्राट वीटो नहीं कर सकता, यानी जो कानून निर्माण है लॉ मेकिंग में सामान्यतः संसद के 2 सदन होते हैं। तो पहले सदन से पास होता है कानून, फिर दूसरे सदन में जाता है। दोनों सदनों के बाद में जो जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह उस पर साइन करते हैं। जैसे हेड ऑफ स्टेट भारत के संदर्भ में प्रेसिडेंट और वहाँ क्राउन, ब्रिटेन के संदर्भ में क्राउन। तो यहाँ क्राउन को साइन करने ही होते हैं, वो उस कानून को वीटो नहीं करता। यद्यपि यह एक परंपरा है, वहाँ ये चीज़ें कानून से स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ जो परंपराएं होती हैं उन्हीं को कानून से ज़्यादा ही महत्व प्रदान है, इसलिए ये कह सकते हैं कि क्राउन वहाँ वीटो नहीं कर सकता। तो सम्राट वीटो नहीं कर सकता, मतलब संसद संप्रभु है, उस पर सम्राट का कोई नियंत्रण या उनकी शक्तियों को सम्राट कम नहीं करता है। अब चूंकि एक सैद्धांतिक रूप में संसद संप्रभु है, यद्यपि समय के साथ संसद की शक्तियों में भी ह्रास हुआ है और ऐसा नहीं कह सकते कि वह अल्टीमेटली ऐसी है कि उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं है। वह जरूर महत्वपूर्ण संस्था है, संसदीय व्यवस्था में संसद सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, लेकिन उसकी शक्तियों पर भी कुछ प्रतिबंध है। क्योंकि ओवरऑल तो ब्रिटेन एक लोकतंत्र है और बहुत सफल लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, वह अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसद की शक्ति पर क्या प्रतिबंध है, यह हम देखते हैं। जनमत से तात्पर्य है कि संसद भले ही एक बार चुनाव होने के बाद में 5 साल उसे शासन करने का राइट है, लेकिन अंतिम रूप से उसे हर 5 साल के बाद में जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए जाना ही पड़ेगा। तो जनता उसे उस काम के लिए अकाउंटेबल बना सकती है। तो चूंकि संसद अपनी शक्तियां जनता के द्वारा दिए गए जनमत से हासिल करती है, जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट से हासिल करती है, इसलिए उस पर जनता का प्रेशर होना स्वाभाविक है। और जनमत अगर किसी भी निर्णय के विरुद्ध जाता है तो संसद वह कार्य नहीं कर सकती जो जनमत के विरुद्ध हो, इसलिए संसद पर इसका नियंत्रण हमेशा रहता है। भले ही वैधानिक रूप से जनता संसद के किसी निर्णय को पलट नहीं सकती हो, लेकिन वह अगले चुनाव में उस राजनीतिक दल को या उन राजनीतिक प्रतिनिधियों को हराकर वह यह संदेश देती है कि हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे।
दूसरा है कानून का शासन। कानून का शासन से तात्पर्य है, हमने देखा था रूल ऑफ लॉ, कि एक तरीके से ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बनाकर शासन करना है, जबकि जो लॉ है वह भी जस्ट होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, तभी लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना हो सकती है। यानी मन चाहे कानून की बजाय युक्ति संगत, न्याय संगत कानून के द्वारा शासन, वह भी सीमित मात्रा में शासन ही कानून का शासन है। और ब्रिटेन वासियों को बहुत गर्व है कि उनका जो शासन प्रणाली है रूल ऑफ लॉ बेस्ड है, विधि का शासन आधारित है। डाइसी ने विधि के शासन के 3 आधार बताए थे, कि सिर्फ कानून के आधार पर ही तय होता है कि कौन सा क्राइम है, कौन सा क्राइम नहीं है। यानी कानून के तहत अगर कोई चीज़ गलत है तभी उस आधार पर सज़ा मिल सकती है, नहीं कि किसी अन्य आधार पर। सभी लोग कानून के बराबर हैं, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है परंपराएं। हमने जो परंपराएं और कन्वेंशन वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये जो परंपराएं हैं वो भी संसद की शक्ति को नियंत्रित करती है, संसद पर कंट्रोल रखती है। नैतिक बंधन। नैतिक बंधन से तात्पर्य है कि कोई भी संस्था या कोई भी जनप्रतिनिधि जब कोई भी कार्य करता है तो उसे नैतिकता के बंधन से बंधा रहना पड़ता है। अगर कोई भी उनका कार्य है वह अनएथिकल है तो उसे जनमत का भय सताएगा, क्योंकि अंतिम रूप से तो उसे शक्ति हासिल जनता से ही प्राप्त होती है। अतः वह कार्य नहीं कर सकता जो कि नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र होता है उसमें जनमत निर्माण का जो में महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की होती है, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। तो जो अगर कोई भी कार्य नैतिकता के विरुद्ध होता है तो उसके अगेंस्ट मीडिया लिखता है और स्वतंत्र प्रेस में बहस होती है, इससे जनमत निर्माण होता है। सरकार को इसका डर बना रहता है दोबारा सत्ता में नहीं आने का। इस वजह से भी संसद को लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है, वह संप्रभु नहीं रह सकती। अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में मुख्यतः जो नेशन स्टेट की सोवरेनिटी में ह्रास हुआ है, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको भी फॉलो करना किसी राष्ट्र राज्य के लिए जरूरी हो गया है। इसने भी संसद की संप्रभुता को चुनौती दी है। संसद संप्रभु है या मंत्रिमंडल की तानाशाही है। एक मूल्यांकन के रूप में अगर एक तरफ ये विचार है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों का ये कहना है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभुता धीरे धीरे ह्रास होकर वह मंत्रिमंडल की तानाशाही में बदल रही है। तो यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह कौन सी प्रक्रियाएं, कौन से परंपराएं हैं या कौन से विकास हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं, देखते हैं। संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है। संसद कैबिनेट के हाथों कठपुतली बनती जा रही है। संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहेली बन गई है, वह एक रबर की मुहर के तुल्य बनती जा रही है। यह BL फड़िया और कुलदीप फड़िया ऐसा मानते हैं। और विशेषज्ञ हैं, कानूनी जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि पर्याप्त ह्रास हुआ है। मुख्य रूप से जो रैमजे म्योर और लोवेल है वो भी मानते हैं कि यह मंत्रिमंडल की तानाशाही है, यानी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट है वह संसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसा क्यों? तो संसद की शक्तियों में जो ह्रास हुआ है उसके क्या कारण है, देखते हैं। पहला है दलीय व्यवस्था को देखिए, किसी भी लोकतंत्र में दलीय व्यवस्थाएं स्वतः प्रकट होती हैं, न कि उनके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान दिए जाते हैं।
क्योंकि चुनाव क्षेत्र विस्तृत होते हैं, तो विस्तृत चुनाव क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व के दम पर चुनाव लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि दल की अपनी विचारधारा होती है, दल का अपना प्रचार तंत्र होता है, दल का अपना संगठन होता है, दल का अपना इतिहास है, दल के का जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट समूहीकरण का जो तरीका है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों के बीच में दल की पैंट होती है, उनके सामने विकल्प होता है कि हम इसकी बजाय इसको चुनेंगे। विस्तृत चुनाव क्षेत्र के कारण व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ना, यानी एक तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ना और उसे जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है, और दलीय उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। जब चूंकि विनिंग फैक्टर में दल का महत्व बढ़ता जा रहा है, जीत के लिए जरूरी हो गया है दल से संबद्ध होना, तो इसने राजनीतिक दलों के महत्व को बढ़ा दिया। और जब राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ा तो दल के प्रमुख नेताओं का भी महत्व बढ़ा। दल के प्रमुख नेताओं में जब दल के अंदर अनुशासन बढ़ा, और दल के अंदर अनुशासन बढ़ने से व्हिप स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी दल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना गलत माना जाने लगा और उसके राजनीतिक और कानूनी खामियाजे होने लग गए। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दलीय व्यवस्था ने दलीय अनुशासन के परिणाम स्वरूप कुछ एक नेताओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति दे दी, यानी कुछ जनप्रतिनिधियों को बाकी जनप्रतिनिधियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उससे चूंकि वही दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता प्रधानमंत्री और कैबिनेट में होते हैं, और बाकी दलों पर, बाकी जनप्रतिनिधियों पर दलीय अनुशासन के मार्फत उनका नियंत्रण इस्टेब्लिश होता गया। परिणाम स्वरूप कैबिनेट चूंकि जो दल सत्ता में था उसके वह महत्वपूर्ण नेताओं से मिलकर बनी थी, और सबसे महत्वपूर्ण नेता उसका मुखिया था, तो उत्तरोत्तर वह महत्वपूर्ण होती गई और बाकी जनप्रतिनिधियों की शक्तियां एक तरीके से कम होती गई। तो संसद की शक्तियों के ह्रास के पीछे का कारण है दलीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कैबिनेट व्यवस्था का उदय। कैबिनेट व्यवस्था के उदय के और भी कारक थे, वो हमने पढ़े थे मंत्रिमंडलीय प्रणाली में, कि संसद की जो शासन प्रणाली, संसद की जो कार्य प्रणाली होती है वैसी होती है कि इतने बड़े सदन के साथ विचार विमर्श करना, या इतने बड़े सदन के साथ बहुत कानूनी लंबी प्रक्रिया का हर पहलू डिस्कस करना, उस को विचार विमर्श करना, विशेषज्ञों की राय लेना, यह संभव नहीं था। तो संसदीय प्रणाली में कमेटी व्यवस्था का विकास हुआ, धीरे धीरे छोटे इनफॉर्मल छोटे ग्रुप से विचार विमर्श होने लग गया, राजा का और बाद में प्रधानमंत्री का, उससे कैबिनेट व्यवस्था का विकास हुआ। संसद की कार्यप्रणाली, जो संसद की कार्यप्रणाली है उसने भी कैबिनेट की व्यवस्था के उदय में या उसकी शक्तियों के ह्रास में जिम्मेवारी है। कोई भी संसद हमेशा पूरे साल 12 माह नहीं बैठती, उसके सत्र होते हैं। ये सत्र थोड़े दिन के लिए काम करते हैं। लॉ फॉर्मेशन है, कानून निर्माण बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो उतने से सत्रों में उस पर एकदम डिटेल डिस्कशन नहीं होता, तो कमेटियां को सौंपा जाता है काम। कमेटियां सामान्यतः जब सत्र नहीं काम कर रहा होता तो भी काम कर रही होती है। कमेटियों में चूंकि विशेषज्ञों की राय ली जाती है, और संसद की कार्यप्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में जैसा हमने पढ़ा कि दलीय व्यवस्था की वजह से कैबिनेट का उदय हुआ। कैबिनेट में वही लोग महत्वपूर्ण नेता हैं जिनका दल में जो महत्वपूर्ण है वही मंत्री हैं, और कार्यपालिका के विभागों की चीफ है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चूंकि कार्यपालिका उनके हाथ में है और कैबिनेट कमेटियां उनके हाथ में हैं और मंत्रालय उनके हाथ में है, तो उस स्थिति में मंत्री उत्तरोत्तर स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, कैबिनेट उत्तरोत्तर स्ट्रॉन्ग होती गई, और संसद की जो कार्यप्रणाली थी, पेचीदा काम, लंबे सेशन, उन पर लंबे बहस, कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, और उनमें कुछ इस प्रकार के प्रावधान जैसे कंगारू समापन और गिलोटिन समापन जैसे हैं कि अगर निर्धारित समय में कानून पर कोई सहमति नहीं बन पाती है तो उसे
पारित माना जाए, उस पर सब पे बहस नहीं हो पाती है तो भी उन्हें बहस से पारित माना जाए, ये सब व्यस्त कार्यक्रम, विशेषज्ञ मामला, ये सब वो कारक हैं जिन्होंने संसद की कार्यप्रणाली को जटिल बनाया और संसद में कैबिनेट की महत्ता को उत्तरोत्तर बढ़ाया। प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी चूंकि विधायन का कार्य संसद का है, तो संसद पूरे कानून को बनाने की बजाय कानून का ढांचा बना देती है और बाद में जो बारीकियों वाला जो कार्य होता है वह किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली विधायन का कार्य कार्यपालिका के हाथ में आ जाता है। तो इससे भी संसद की शक्ति में ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद से समाजवाद यानी लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। ब्रिटेन के संविधान के विकास क्रम में हम देखते हैं कि जब व्यक्तिवादी शासन प्रणाली है तो उसमें राज्य का दायरा छोटा है, स्मॉल है, और जैसे जैसे लोक कल्याण का राज्य होता है राज्य का दायरा विस्तृत होता है। तो ये जो राज्य का दायरा विस्तृत होता है, बहुत सारे विकास के कार्यों में राज्य अपने इंटरप्राइजेज के मार्फत या प्रत्यक्ष रूप से इंटरफेयर करता है, सहयोग करता है। तो उस स्थिति में कार्यपालिका का दायरा उत्तरोत्तर विस्तृत होता है, यानी यह जो कार्य है इसमें कार्यपालिका का दायरा ज़्यादा बढ़ता है। चूंकि लोक के बनाने मामले में तो संसद एक बार कानून बना देती है, लेकिन ज़्यादा दायरा कार्यपालिका का विस्तृत होता है। तो संसद ब्रिटेन के इतिहास में जो व्यक्तिवाद से समाजवाद की तरफ जो टर्न था, इसने भी संसद की शक्तियों की बजाय कैबिनेट की शक्तियों में इजाफा किया। बजट निर्माण की शक्ति कार्यपालिका के पास स्थानांतरित होना। सैद्धांतिक रूप से जो बजट निर्माण है यानी बजट पर पूर्णतया नियंत्रण होता है, वो किसका होता है? लेजिस्लेशन का होता है, संसद का होता है। लेकिन वास्तव में क्या है, जो बजट निर्माण है वह कौन करता है? मंत्रालय के कर्मचारी करते हैं, वित्त मंत्री के मंत्रालय स्टाफ करता है वित्त मंत्री के निर्देशन में, यानी एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्त मंत्री उस बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो और वित्त मंत्री जैसा बजट प्रस्तुत करते हैं वैसा ही बजट संसद उसे पारित कर देती है। तो यहाँ भी बजट का जो कार्य है वह भी कार्यपालिका के हाथों चला गया, इससे भी संसद कमजोर हुई है। थैंक यू सो मच।